नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास से देखिए जितने भी क्वेश्चंस केवीएस, एनवीएस, डीटीएसबी, ईएमआरएस में पूछे गए हैं, यह सभी देखिए पीवाईक्यू हम लोग पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। इससे पहले देखिए 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। 50 तक पढ़ चुके हैं, प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी 51 क्वेश्चन है। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को पूरा ख़त्म करेंगे, जितना भी क्वेश्चन बना है। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास पर आएंगे, फिर आधुनिक इतिहास पर आएंगे, तब हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। यानी जितना भी आप लोगों का पीवाईक्यू पूछा गया है केवीएस, एनवीएस में, यह सभी मैं यहाँ पर करा दूंगा। और देखिए जनरल अवेयरनेस के अलावा आप लोगों को मैं हिंदी और साथ में आईसीटी, इन सभी का मैं पीवाईक्यू आप लोगों को करा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से यही पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है। बताना है कि कुणाल नहीं है, कि तिवाला, की महिंद्रा, की कैवल्य। देखिए 51 जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो कैवल्य है देखिए यह अशोक का पुत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखते चलेगा लोग, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सीलोन यानी कि श्रीलंका भेजा था। याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा दोनों सम्राट अशोक के पुत्र थे। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को श्रीलंका भेजा था। अरे कुणाल जो था यह सम्राट अशोक और रानी पद्मावती का यह पुत्र था। तिवाला या तिवर यह सम्राट अशोक और करुवाकी का पुत्र था। जालौक देखिए वह सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक था। उनका उल्लेख कल्हण की राज तरंगणी में किया गया था। और देखिए राज तरंगणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया था, भी आप लोग याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा कथन दिया कि अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर दोनों कथन सही है। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो देखिए दोनों जो है यहाँ पर दोनों कथन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखिए दिया कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिससे मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक देखिए पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख देखिए 4 लिपियों, इसका लोग याद रखेगा, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा लिपि जो है अशोक द्वारा नहीं पाई गई थी, नहीं लिखी गई थी, तो आप लोग मिस्टेक कर देंगे। तो याद रखिएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। देखिए अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 से अधिक है। और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये भी पूछा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। इसलिए दोनों कथन जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन है। कह रहा कि यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोच्चेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था। देखिए कहीं कहीं अमित्रघात भी इसको कहा जाता है, लिखा रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, कि दशरथ को, कि बिंदुसार को, कि अशोक को। देखिए 53 जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। व्याख्या लोग देखते हैं। देखिए बिंदुसार को अमित्रोच्चेट्स अर्थात देखिए एनवीएस पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है। बिंदुसार देखिए शासनकाल दिया है 298 से 272 तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत आया था। याद रखिए एग्जाम पूछ लेगा कि डायमेकस नामक दूत किसके दरबार में आया था,
तो बिंदुसार के दरबार में आया था। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन देखिए पता नहीं कौन लोग हैं, जो ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ त्यों डिसलाइक कर भाग जाना। 2-3 लोग ऐसे हैं हमेशा 2-3 डिसलाइक करके, उन्हें यह नहीं मतलब रहता है कि कंटेंट क्या किस प्रकार है, कुछ नहीं, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डिसलाइक कर भाग जाते हैं। देखिए, यदि आप लोग इन लोगों को जवाब देना चाहते हैं तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो उन लोगों का डिसलाइक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए, मैं आप लोगों से कभी कहता भी नहीं हूँ कि लाइक करिए, लेकिन आप लोग करते भी नहीं हैं, तो थोड़ा देखिए ये भी गलत बात है। आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व निभाइए। अगर हम आप लोगों को चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि बिना कहे वीडियो को लाइक करिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, सपोर्ट आप लोग लाइक करके ही कर सकते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन करा कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। आपको बताना है कि किस अभिलेख में उनका उल्लेख हुआ है। पंचम शिलालेख में कि सप्तम स्तंभ लेख में कि षष्ठ शिलालेख में कि द्वादश शिलालेख में, यानी 5वें में कि 7वें में कि 6वें में कि 12वें में। और देखिए कूट के माध्यम से इसका उत्तर हम लोगों को देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आंसर सीधे इसका हम लोग व्याख्या ही देखेंगे। अशोक देखिए मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, अशोक का जो अभिलेख है उसको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है और इसके 5वें तथा 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। किसमें? 5वें और 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में टिप हैंथलर ने की थी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और बहुत लोग गलत करते। देखिए केवीएस वाइस प्रिंसिपल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था? 1750 में टिप हैंथलर ने किया था। और किसको सफलता मिली थी इन अभिलेखों को पढ़ने में? तो जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। 1837 में पढ़ा था। बहुत लोग इसको जेम्स प्रिंसेप भी कर देते हैं, लेकिन अशोक के अभिलेखों का जो खोज किया गया था टिप हैंथलर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? तक्षशिला का कि कौशल का कि पाटलिपुत्र का, उज्जैनी का? देखिए दोस्तों, यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो यह एनसीईआरटी में यह लाइन हुबहू लिखा गया था इसके बारे में। तो यह पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है। यह जो है यह पाटलिपुत्र के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 55 का सी जो होगा यहाँ पर सही होगा। एनबीएस में पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है कि यह विवरण यूनानी राजदूत मेघस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, जो मेघस्थनीज द्वारा जो लिखा गया था वह पुस्तक का नाम इंडिका है। मेघस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना देखिए सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन के द्वारा किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का परदादा कि अशोक का भाई कि अशोक का पिता कि अशोक का दादा? देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह अशोक का दादा था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था। इस संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान का दादा हुआ। 57 क्वेश्चन करा कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी चोल वंश के राजा थे कि चेर की पांड्य की सातवाहन? देखिए यह जो राजा थे सातवाहन वंश के राजा थे। ये लोग टाइटल जो रखते थे अपने माँ के नाम पर रखते थे। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो थे वह सातवाहन वंश के राजा थे। तो इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इनकी माता बलश्री के, देखिए बहुत बार पूछा गया कि नासिक अभिलेख का संबंध किनसे है? तो बलश्री के नासिक अभिलेख से संबंधित है इनका। इन्हें देखिए एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है सातवाहनों को। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक देखिए सिमुक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी?
एंटियोकस थर्ड की यूथियोडेमस सेकंड की पेंटालियन की डेमोट्रियस प्रथम। देखिए 58 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। तो व्याख्या ही हम लोग सीधे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों अब आप लोग पूरा सिलेबस, अब टाइम कम है तो नहीं कवर कर पाएंगे हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी बैठकर, तो आप लोग अपना सिलेबस जो है PYQ के आधार पर ही आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क करिए, आप लोग इसी PYQ को पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा करंट अफेयर भी ध्यान दे लीजिएगा। आप लोग 20 में तो 15-16 जरूर कर लेंगे, बस PYQ फॉलो करेंगे और करंट अफेयर 6 से 8 महीनों का पढ़ लेंगे। तो देखिए व्याख्या दिया कि डेमेट्रियस प्रथम जो है इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी। यह राजवंश 230 ईसा पूर्व में स्थापित एक हेलेनिस्टिक राजवंश था, जिसने 230 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक ग्रीको बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक साम्राज्यों पर शासन किया था। और देखिए इसके अंतिम शासक करा कि स्टेट्रो की मृत्यु पर। 59 क्वेश्चन करा कि प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। NBS PGT में पूछा गया था। कुषाण वंश के कि कर्ण वंश के कि शुंग के कि मौर्य। देखिए जो कनिष्क थे या कुषाण वंश से इनका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। और देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक तो करते नहीं हैं बिना कहे हुए, लेकिन कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग यह तो बता सकते हैं कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, या वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है कि बुरा लगा है, कैसा कंटेंट है। थोड़ा आप लोग अपना रिव्यू दीजिए। थोड़ा आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिव मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट आप लोग जरूर करते रहिए। तो हम लोग इसके बारे में व्याख्या देखते हैं कि कनिष्क का संबंध देखिए कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। याद रखिएगा कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक समझ चलाया। देखिए बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कब यह शक समझ चलाया गया था। तो कनिष्क जो था यह शक समझ जो चलाया था वह 78 ईस्वी में चलाया था। कनिष्क देखिए बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवनकशी में हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से आप लोगों को फैक्ट तैयार हो रहा है। और देखिए इस बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म हीन यानी महायान 2 भागों में बढ़ गया। तो देख रहे हैं आप लोगों का एक एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा, या देखिए कनिष्क के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से सभी यहाँ पर व्याख्या में दे दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग। अश्वघोष जो राजा, मतलब आपको बताना कि जो अश्वघोष थे यह किस राजा के दरबार में रहते थे जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की थी। कनिष्क के कि बाबर के कि विक्रमादित्य की अशोक के। देखिए जो अश्वघोष थे यह कनिष्क के दरबार में ही रहते थे और इनके द्वारा ही बुद्धचरित्र लिखी गई थी। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। अशोक देखिए यहाँ पर अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। एक कनिष्क के राजकवि भी थे। इनके द्वारा रचित बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। अश्वघोष द्वारा रचित अन्य कृतियाँ जैसे कि सौंदरानंद काव्यम, सारिपुत्र प्रकरणम आदि है, ये भी याद रखिएगा। बुद्धचरितम तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी यह जो है सौंदरानंद काव्यम और सारिपुत्र प्रकरणम ये बहुत लोग नहीं याद कर जाते हैं। और एग्जाम में अब इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ भी रहा है। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क महान जो आपको बताना है कि किस राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहित दिया। कौशल के कि कुषाण के कि मौर्य के, किनमें से कोई नहीं। देखिए 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कुषाण ही होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश से संबंध था इनका। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य आदि के लिए विख्यात था। कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। याद रखिएगा। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं। इस शैली को यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। मथुरा शैली में अनेक स्तूप मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। 62 नंबर क्वेश्चन करा कि भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। 62 नंबर देखते हैं। तो आपको बताना है कि संकट मोचन मंदिर, कि वशिष्ठ मंदिर, कि बाबा बालकनाथ मंदिर, की लक्षणा देवी मंदिर। देखिए लक्षणा देवी मंदिर ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी जो होगा सही होगा। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को यह क्वेश्चन देखने से यही फायदा हो रहा है कि आप लोग को आइडिया लग जा रहा है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कह रहा है कि भरमौर स्थित सबसे बड़ा मंदिर लक्षणा देवी का मंदिर है, जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। यह देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप को समर्पित है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और भारत के सबसे पुराने अवशिष्ट लकड़ी के मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा, यह जो लक्षणा देवी मंदिर है यह लकड़ी का एक मंदिर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर का जो क्वेश्चंस है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस दिया है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने, कि बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, कि समुद्रगुप्त ने? तो देखिए जो 63 है, 63 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया गया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के, मतलब इसी ने ही धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यही जो था विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। व्याख्या सीधे देखते हैं। देखिए ऐसे आपको हमें आप लोग जरा एक कमेंट करके क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा कि कितने लोग थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर देखिए व्याख्या देखते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत, देखिए शक हम लोग पढ़े थे और उसके बाद विक्रम संवत पढ़ रहे हैं। 57 ईस्वी में विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुप्त वंश शासनकाल यहाँ पर दिया है 320 से 540 तक के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किस का साधिकार है? मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि लौह स्तंभ पर किसका नाम उल्लेख है, इसे आप लोग समझिएगा। समुद्रगुप्त का, कि चंद्रगुप्त का, कि कुमारगुप्त का, कि उपरोक्त सभी? देखिए 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त होगा। देखिए ऐसा तो नहीं स्पष्ट है कि किसका नाम है, लेकिन उस पर एक चंद्र नामक जो है शासक का नाम उल्लेख है, तो उससे अब एक अनुमान लगाया जाता है कि वह चंद्रगुप्त का ही नाम है। एनसीईआरटी इस प्रकार ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए कह रहा है कि गुप्त वंश के शासक शासन के दौरान तथा वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साधिकार है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में करवाया गया था। 65 क्वेश्चन करा है कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अभी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही यहाँ पर सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिल्ली में मेहरौली स्थित, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिए बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, टीजीटी में पूछा है। 67 नंबर क्वेश्चन करा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको बताना है कि अजमेर के पास हैं, कि औरंगाबाद के पास हैं, कि पटना के, कि जयपुर के? देखिए पटना जयपुर तो होगा नहीं, अजमेर भी नहीं होगा, तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद के पास हैं। तो 67 है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि देखिए अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, साफ साफ लिख रहा है, तो कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में ही होगा। व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुप्त काल में चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता तथा बाघ, देखिए अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें सिर्फ 6 गुफा यानी कि 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही शेष हैं। इनका निर्माण 200 क्या लिखा है ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक किया गया। इसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। और देखिए अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित, देखिए एग्जाम पूछ लेगा, आप लोग मिस्टेक कर देंगे, पूछ लेगा कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित, जबकि बाघ की गुफाएं लौकिक जीवन से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन करा है कि 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? देखिए क्वेश्चंस एनबीएस पीजीटी में पूछा गया है। नागभट्ट की प्रवर सेन, की बिंद शक्ति, की रुद्रसेन? देखिए 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा। तो वाकाटक वंश के जो संस्थापक था वह बिंद शक्ति था, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा।
व्याख्या हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए बिंद शक्ति 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक। देखिए ये क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी में भी यह 2 बार रिपीट किया है। एनवीएस पीजीटी लग रहा है अलग अलग डेट पर हुआ था, तो 2 बार पूछा है। बिंद शक्ति 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। इसके बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। उसके काल में वाकाटक राज्य बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैल गया। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। याद रखिएगा, वह यानी कि कौन, बिंद शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थित राजा नरसिंह देव प्रथम का सूर्य मंदिर कहाँ है। आप लोग जानते होंगे दुर्गापुर में है कि अजमेर में कि भरतपुर में कि कोणार्क में। देखिए 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कोणार्क में स्थित है सूर्य देव का मंदिर। याद रखिएगा कि यह राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इस मंदिर परिसर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज वंश के शासक थे। राज जो थे चंडेल के कि चौल के कि चालुक्य के कि पल्लव के। देखिए जो राज थे यह चोल वंश के शासक थे। तो 71 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी जो होगा सही होगा। राज प्रथम दक्षिण भारत के चोल वंश के महानतम शासकों में से एक था। इसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक रहा। चोल वंश का संस्थापक देखिए विजयालय था। याद रखिएगा चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राज प्रथम ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। राज प्रथम ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह पूछा है कि वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है। चोल, उरायूर, पल्लव, कांचीपुरम। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों युग्म सही है। व्याख्या सीधे देखते हैं हम लोग। देखिए संगमकालीन 3 प्रधान राज्यों में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी से हुआ। साक्ष्यों के आधार पर चोल राज्य की पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी, लेकिन कालांतर में राजधानी उरायूर तथा तंजावुर हो गई। करिकाल ने कावेरीपत्तनम नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अतः कथन एक सत्य है। और आगे क्या दिया है, फिर कह रहा कि पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की। याद रखिएगा पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। कांचीपुरम रेशम और राग कट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। अतः दूसरा भी कथन सत्य दिया है। 73 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। राजेंद्र प्रथम को कि राज प्रथम को, दंत दुर्ग को कि विजयालय को। देखिए 73 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी सही होगा। तो राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। देखिए राज प्रथम यह सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, जबकि चोल वंश का संस्थापक विजयालय राज्य कला और धर्म के संरक्षक होने के साथ साथ एक संगठनात्मक और राजनीतिक प्रतिभाशाली शासक भी था। सम्राट बनने के उपरांत उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग यानी कि उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। 74 नंबर करा कि अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए एनवीएस में पूछा गया है, मुंबई तट पर कि लक्षद्वीप समूह पर कि सिलवासा तट पर कि दमन और दीव पर। क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा पूछा है हिस्ट्री में। तो देखिए 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई तट पर होगा। घारापुर जो द्वीप है यह मुंबई तट पर स्थित है। व्याख्या ही देखते हैं कि घारापुरी देखिए एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। याद रखिएगा घारापुरी जो है यह एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई तट पर स्थित हैं, जो अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। देखिए यहाँ की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था। दिल्ली और अजमेर के चौहान कि कन्नौज के राठौड़ कि मेवाड़ के सिसोदिया कि बुंदेलखंड के चंदेल। 75 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो बनवाया गया था वह बुंदेल के
बुंदेलखंड के चंदेलों के संरक्षण में बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंदरिया महादेव मंदिर देखिए खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1025 से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल शासक राजा धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। धंगदेव होगा। और देखिए भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो स्थापत्य की एक अप्रतिम निर्माण छवि प्रस्तुत करता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 76 नंबर का कि चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? अलवार की, जैन की, नयनार की, वैदिक? तो देखिए जो है नयनार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को जो भी कंटेंट दिया जाता है चैनल के द्वारा एकदम देखिए सॉलिड कंटेंट दिया जाता है। एग्जाम यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए लोग आए हैं चैनल पर, देखिए मैं इस चैनल के द्वारा आईसीटी को कवर कराया था, फिर आप लोग का नया सीरीज स्टार्ट करेंगे केवीएस एनवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए हम आईसीटी पढ़ाए थे। और देखिए जो लोग हमसे जुड़े थे वे लोग एग्जाम में टीजीटी हो या पीजीटी वाले हों या जो भी पोस्ट वाले हैं 15 में 14 क्वेश्चन लोग कर आए हैं। सभी लोगों ने अपना जो है रिव्यू दिया, फीडबैक दिया है। तो वाला भी चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को एग्जाम में जितना भी सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट में आप लोग बढ़िया स्कोर कर आएंगे। व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन का दिया कि चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में अवस्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया था। देखिए मंदिर की बनाने की 3 शैली होती हैं। एक होता है आप लोगों का द्रविड़ शैली होता है, और देखिए एक होता है वेसर शैली होता है, और देखिए एक होता है नागर शैली होता है। तो देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली होती है द्रविड़ होती है, उत्तर भारत का जो होता है नागर होता है, और जो बीच वाला बिंद वाला एरिया होता है उसको वेसर शैली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा द्रविड़, नागर और वेसर शैली। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन करा कि चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 8 हाथ के, 6 हाथ के, 4 हाथ के, 2 हाथ? देखिए 77 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के जो है कुल 4 हाथ दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखिए कि नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। नटराज देखिए शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है। पूछ लेगा एग्जाम में कि नटराज किसकी मूर्ति है, तो देखिए शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं यानी कि हाथ हैं, उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। एक पाँव से उन्होंने एक बौने यानी कि अकस्मा को दबा रखा है, एवं दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक होता है। 78 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण का, कि मदुरै का, कि मदुरै मीनाक्षी, कि बृहदेश्वर का, कि बालाजी का? तो देखिए 78 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। देखिए कह रहा है कि जो चोल शासक राजराज प्रथम थे यह शैव धर्मानुयायी थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तथा उसकी दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं के उत्कीर्ण करवाया। 79 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का राजधानी शहर था श्रीरंगपट्टनम, की बादामी, की मदुरई, की कांचीपुरम? 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चालुक्य वंश का राजधानी देखिए बादामी था। तो बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हम लोग। देखिए चालुक्य 543 से 753 ईस्वी तक दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। जयसिंह देखिए इस वंश का प्रथम शासक था, जबकि पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने वातापी यानी कि बादामी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के, कि कलिंग प्रथम के, कि केशव प्रथम के, कि इनमें से कोई नहीं? आसान क्वेश्चन है। देखिए एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाशनाथ मंदिर है यह कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफा में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 756 AD से 773 AD करवाया था।
81 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत वर्मन आपको बताना है कि नंद वंश का शासक था कि हर्यक वंश का कि गंग वंश का कि शुंग वंश का। देखिए जो अनंत वर्मन जो था यह गंग वंश का शासक था, तो 81 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए दिया कि अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का एक प्रमुख राजा था जिसने 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का एग्जाम्पल्स नहीं है। कोणार्क की, एलोरा की, अजंता की, बाघ है। देखिए 82 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का 82 का वह ए सही होगा। जो कोणार्क का यह सूर्य मंदिर है यह चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का एग्जाम्पल्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा का एग्जाम्पल्स नहीं है। यह लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। कब? 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को। 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक तरफ देखिए राज्य, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। आपको मैचिंग करना है कि कौन सा जो होगा सही होगा। देखिए पल्लव, तो पल्लव की जो राजधानी थी कहाँ पर थी, तो कांचीपुरम, यानी कि कांची हो जाएगा आप लोगों का। ए का देखिए सी होगा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी, तो बादामी थी। 2 का 1 होगा। पांड्यों की राजधानी कहाँ पर थी, देखिए इनकी राजधानी मदुरई थी पांड्य की। और कदम्ब का कहाँ पर, वैजयंती। अब मैच करिए कि 1 का सी, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। देखिए सी नंबर में होगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन होगा। पल्लवों की राजधानी कांची, चालुक्यों की बादामी, पांड्य का मदुरा या मदुरई और कदम्ब का वैजयंती। 84 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है। इलोरा का कैलाश मंदिर कि मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर कि खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर कि कांची में कैलाश मंदिर। तो 84 का ऑप्शन नंबर देखिए ये जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एलोरा का जो होगा वह कैलाश मंदिर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम थे। यह भगवान शिव का मंदिर है। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है के चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य मंदिर कहाँ है। हम लोग पढ़ चुके हैं सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क में स्थित है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी कहता हूँ, और देखिए थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर देखिए उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव और प्रथम ने करवाया था। और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम एग्जाम्पल है। चोल कला का कि होयसल का कि गांधार का कि मौर्य का। हम लोग पढ़ कर आए हैं, तो नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा, तो चोल कला से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही हो जाएगा। देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा चोल कला का उत्तम एग्जाम्पल्स है। नटराज शिव के तांडव नृत्य का एक प्रतीक है। 87 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। शाहमीर राजवंश ने कि कारकुट राजवंश ने कि महाड़वाल, क्या हम लोग गढ़वाल होना चाहिए, या तो यहाँ महाड़वाल लिखा है राजवंश, कलचुरी राजवंश। देखिए 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कारकुट राजवंश ने शासन किया था। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में कश्मीर पर, तो ऑप्शन नंबर 87 का बी जो होगा वह सही होगा।
देखिए व्याख्या यह दिया है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर कारकोट राजवंश ने शासन किया। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। 88 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। कुमारपाल ने कि मूलराज प्रथम ने कि जयसिंह सिद्धराज ने कि भीम द्वितीय ने। तो देखिए 88 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो भीम द्वितीय जो था इसने ही अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया है कि गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। गुजरात के चालुक्य शाखा की स्थापना का श्रेय मूल राज प्रथम को प्रदान किया जाता है। इस वंश के शासक अजयपाल के पुत्र भीम द्वितीय ने उसके राज्य पर मुस्लिमों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने के पश्चात ही अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की। 89 क्वेश्चन बोला है कि संगम काल दक्षिण भारत में कब से लेकर कब तक इसका काल रहा है, बताइए। 4वीं शताब्दी। देखिए बीसी का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एडी का क्या मतलब होता है, हमारे लोग ये बताइएगा कि क्या होता है बीसी और एडी का फुल नेम क्या होता है। देखिए एडी का तो एनो डोमिनी होता ही है। बीसी का बताइएगा क्या होगा, आप लोग जरा हमें बताइएगा। बताइए 4वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक कि 5वीं शताब्दी से, यानी बीसी से एडी तक कि तीसरी बीसी से कि तीसरी एडी तक कि दूसरी बीसी से कि दूसरी एडी तक। देखिए 89 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। 3rd बीसी से लेकर 3rd एडी तक होगा। तो देखिए संगम काल दक्षिण भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिलन होता है। और देखिए यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का, याद रखिए एग्जाम में यह पूछा गया था कि यह जो है कौन कौन नदियों के साथ है इसका था। तो प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा 2 नदियों का मिलन था। संगम संस्कृत में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। संगम संस्कृति में 3 शासकों का, चेर, चोल एवं पांड्यों का। 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया। दिल्ली दरवाज़ा कि मांडवी दरवाज़ा कि गुल दरवाज़ा कि बदायूं दरवाज़ा। देखिए 90 का जो होगा वह इस क्वेश्चन का, यहाँ पर देखिए वैसे तो ऑप्शन में ए नंबर दिया है, मतलब इसमें दिल्ली दरवाज़ा, लेकिन इसको आप लोग कहीं सर्च कर देखें तो बदायूं दरवाज़ा को सबसे बढ़िया इब्न बतूता ने कहा था। तो हम लोग इसका आंसर डी मान के चलेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आगे दिया है, वहाँ पर इसी का उत्तर डी दिया है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, आप लोग भी इसको कहीं सर्च करिएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो भी आंसर सही होगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि 90 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा। हालांकि यहाँ पर देखिए ए नंबर दिया होगा इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर यही दिया दिल्ली दरवाजे, लेकिन अभी आगे से यही क्वेश्चन को वहाँ बदायूं दरवाज़ा बोलता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा उस क्वेश्चन को लेकर। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमने जब सर्च किया था तो हम बदायूं को पाए थे और यहाँ पर दिल्ली के बारे में दिया। अभी ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। 91 क्वेश्चन करा कि भारत के मूल निवासी थे सिख थे कि मुगल के द्रविड़ की ईसाई। ये देखें यहाँ पर द्रविड़ होगा तो भारत के जो मूल निवासी थे द्रविड़ थे। तो व्याख्या देखते हैं कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिणी भारत से है। इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोलते हैं। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग पूरा जो भी प्राचीन इतिहास था हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 91 क्वेश्चन दिया था, 91 क्वेश्चन दिया था, पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखिए कुल 40 क्वेश्चंस किए हैं। 50 पहले किए थे, देखिए 41 किए हैं, 41 आज किए हैं। आप लोग 41 क्वेश्चंस में से बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और देखिए अंत में मैं बस यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।